हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इस थ्योरी में कार्ल मार्क्स किस तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी को किस तरह से क्रिटिस करते हैं और इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी किस तरह से हार्मफुल इस सोसाइटी को है और किस तरह से इसकी जगह सोशलिज्म इस सोसाइटी को आना चाहिए, इस पे ही हमें फोकस करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि सरप्लस वैल्यू इस कॉन्सेप्ट में कार्ल मार्क्स किस तरह से लेबर एक्सप्लोरेशन किया जाता है कैपिटलिस्ट के साथ और किस तरह से ये जो सरप्लस वैल्यू है इसका मीनिंग उन्होंने कहा है कि ये जो सरप्लस है, ये सरप्लस जिस लेबर को मिलना चाहिए, इस लेबर को सब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सब्सिस्टेंस वेज रेट मिलता है और जो प्रॉफिट होता है इस प्रॉफिट को ही यहाँ पे सरप्लस कहा गया है, जो मिलता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट लोगों को। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट ये लेबर और कैपिटलिस्ट इन दोनों के बीच में दिखाई देता है। कार्ल मार्क्स अपने इस कॉन्सेप्ट में जो कहते हैं कि जो जो मेहनत करता है, जो इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे प्रॉफिट नहीं मिलता है और जो उसका हकदार जो लेबर चाहिए और प्रॉफिट ले जाता है कैपिटलिस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई के साथ यहाँ पे कार्ल मार्क्स यहाँ पे हमें प्रेजेंट करते हैं और इतनी कंट्रोवर्शियल इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के साथ साथ कार्ल मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट हमें दिखाई देते हैं। कार्ल मार्क्स के साथ साथ कई इकोनॉमिक्स है जहाँ पे इतने इम्पोर्टेंट रोल अपने देते हैं। इस तरह से इकोनॉमिक्स इस कॉन्सेप्ट में अगर अलग पहचान अगर हमें दिखाई देती है तो कार्ल मार्क्स की हमें दिखाई देती है। जिस तरह से क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, मिल्स, इन तरह के जितने इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स पहचान मिलती है, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हमें जेम्स केन्स, इनका नाम अलग ही दुनिया का ये बंदा हमें दिखाई देता है। जिस तरह से क्लासिकल इकोनॉमिक्स और जेम्स केन्स, इनके साथ साथ एक ऐसे लेवल का एक पर्सन जो पर्सनालिटी हमें मिलती है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को हम कौन से भी फील्ड में देखें तो उनकी थॉट्स हमें दिखाई देती है, फिर वो फिलोसॉफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो या पॉलिटिक्स हो, उनकी हर सोच हमें हर फील्ड में दिखाई देती है। तो उनकी सोच को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। कई इनके सोच को नज़रअंदाज किया जाता है, कहीं उनके थॉट्स को पूजा जाता है, बट कार्ल मार्क्स एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे उनकी थॉट्स हमें इम्पोर्टेंट, उनकी सोच हमें दिखाई देती है क्यों है और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हमें कार्ल मार्क्स के साथ साथ मिलती है। ये उनकी सोच हम जब उनको पढ़ेंगे तब हमें ही पता चलता है कि क्यों कार्ल मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट अपनी सोच में दिखाई देते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने इस कॉन्सेप्ट में जो सरप्लस वैल्यू है इसमें एग्जैक्टली कहा है कि जो सरप्लस मिलता है किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्शन करेंगे उसमें लेबर लगता है और लेबर ही यहाँ पे सरप्लस दे सकता है, जिसका रियल जो हकदार होता है वो होता है लेबर। बट ये लेबर को ये प्रॉफिट नहीं मिलता है, ये प्रॉफिट मिलता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। कार्ल मार्क्स अपने इस कॉन्सेप्ट में जो सरप्लस वैल्यू है इसमें कहते हैं जो सरप्लस है इसे इन शॉर्टली कहा जाएगा किसी भी प्रोडक्शन से लिया गया हुआ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट दो क्लास में बंटा है, डिवाइडेशन दो क्लास में होने के साथ साथ सरप्लस जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है वो कैपिटलिस्ट को मिलता है और लेबर को यहाँ पे सब्सिस्टेंस वेज रेट मिलता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलने की किस तरह से मिलेगा, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट ये सरप्लस के हिसाब से कैपिटलिस्ट को मिलता है। तो लेबर को उसको सिर्फ उसकी वेजेस के बतौर जो सब्सिस्टेंस लेवल पे मिलता है यही उसको मिलेगा, अपना सिर्फ यहाँ पे मेहनत यहाँ पे दे सकता है और उसके बदले अपने जीने के लिए सब्सिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे वेजेस ले लेता है। तो इस तरह से जो क्लासेस बनते हैं इस
क्लासेस का यहाँ पे कार्ल मार्क्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो हर सोसाइटी के साथ बदलता हुआ दिखाई देता है। फर्स्टली यहाँ पे हमें प्रिमिटिव सोसाइटी मिलती है, जहाँ पे जो क्लासलेस सोसाइटी यहाँ पे मानी जाती है। उसके बाद स्लेवरी सोसाइटी आती है, जहाँ पे मास्टर और स्लेव इन दोनों का क्लास हमें दिखाई देता है। फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म, जहाँ पे लॉर्ड और सर्फ ये दो क्लासेस दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पे हमें मिलता है कैपिटलिज्म सोसाइटी, जहाँ पे कैपिटलिस्ट और लेबर ये दो क्लास हमें दिखाई देते हैं और उनमें किस तरह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई देता है। इसके आगे जाके फिर कार्ल मार्क्स हमें कहते हैं कि सोशलिज्म इस सोसाइटी को आना इम्पॉर्टेंट बनता है। जिस तरह से सोसाइटी चेंजेस होगी, फिर सोशलिज्म सोसाइटी आएगी, जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। और कार्ल मार्क्स के सपनों का जो एक ऐसी ड्रीम्स उन्होंने देखा था कि जो एक्चुअल में होना चाहिए, वो था कम्युनिज्म सोसाइटी, जो क्लासलेस सोसाइटी, या हम कहें एक ऐसी सोची हुई दुनिया जहाँ पे कार्ल मार्क्स बनाते हैं, जिसे यूटोपिया सोसाइटी मानी जाएगी। एक सपनों का शहर जहाँ पे कार्ल मार्क्स बनाते हैं, और ये हमें दिखाई देता है। हम देखें तो कार्ल मार्क्स का एक ऐसी सोच होने की किस तरह से वो सोच उनकी बनी, तो ये हमें उसके आंसर मिलते हैं 19th सेंचुरी का जो ईरा था। ये ईरा था इंडस्ट्री का अपर लेवल में जाना और कैपिटलिज्म सोसाइटी का राइज होना, जो ये यूरोप में सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता था 19th सेंचुरी में। उसी के साथ साथ जो इंडस्ट्री और कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट इतना लेबर पे हुआ कि उनकी सोच यहाँ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के साथ साथ हमें दिखाई देती है। फिर एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जर्मनी में हेगल का फ़िलोसॉफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग बना था कि उसको ऑब्जेक्शन लेने की यहाँ पे मकसद लेके ही कार्ल मार्क्स ने एक ऐसी सोच दी कि जो ऑपोजिट थी हेगल के फ़िलोसॉफ़ी के साथ साथ। हेगल उस टाइम के एक ऐसे जाने माने फिलोसोफर थे, और उनको एक चैलेंज करने वाला जो बंदा था वो सिर्फ उभर के आया कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के ऐसे सोच पे ही उनको यहाँ पे जर्मनी से बाहर निकाला गया। तो कार्ल मार्क्स की जर्नी यहाँ पे जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, इस तरह से उनको कंट्री बदलने पे मजबूर होना पड़ा। कार्ल मार्क्स को समझने के लिए हमें जो उनकी सोच है, उनकी सोच हमें यही कहती है कि सोसाइटी हर एक फेजेस के बाद बदलती हुई दिखाई देती है। जिस तरह से स्टेजेस यहाँ पे बदलते हैं सोसाइटी के, उसी तरह से एक सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर भी उसका चेंजेस होता हुआ दिखाई देता है, और इसका इम्पैक्ट उस सोसाइटी और उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ साथ बदलता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से कार्ल मार्क्स अपनी सोच को लेके यहाँ पे सोसाइटी किस तरह से चेंजेस होती है और एक फेजेस के बाद किस तरह से सोसाइटी में बदलाव आते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे सोशल लाइफ या बेसिक स्ट्रक्चर में भी दिखाई देता है, और लोगों की जो सोशली जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं ये भी एक्सप्लेन करते हैं। जो पुरानी सोच थी कि यहाँ पे लोग अपनी चेंजेस किस तरह से करते हैं, जो मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजिकल लॉ, इन दोनों मेथड के साथ सोसाइटी चेंज होती है और लोगों का नज़रिया यहाँ पे चेंज होता है। बट इसके खिलाफ यहाँ पे कार्ल मार्क्स है, वो कहते हैं कि ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। जिस तरह से मेटाफिजिक्स ये अनएक्सप्लेन करने वाली कॉन्सेप्ट है, तो साइकोलॉजिकल लॉ ये नॉट प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाली मेथड लॉ हमें दिखाई देता है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी में फर्स्टली इंसान आते हैं, और ये इंसान से ही उनकी आइडिया जन्म लेती है, और उसी के साथ साथ लोगों की मेटाफिजिक्स चेंज होती है, लोगों की साइकोलॉजिकल लॉ चेंज होती हुई दिखाई देती है, और इसके वजह से ही जो इंसान है इनमें चेंजेस होते हुए दिखाई देती है। तो एक सोसाइटी चेंज कब होती है? फर्स्टली इंसान यहाँ पे आते हैं, उनके आइडिया डेवलप होती है, उनकी मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजिकल लॉ इसको चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से जो यहाँ पे
कार्ल मार्क्स का जो सोच है यहाँ पे हमें पूरी तरीके से यहाँ पे ऑपोजिट यहाँ पे आइडियोलॉजी को करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे इंसान ही फर्स्टली एग्जिट करता है, फिर उसके बाद उसकी नई सोच यहाँ पे हमें दिखाई देती है। इस तरह से कार्ल मार्क्स का हिस्ट्री को लेके क्या उसका ओपिनियन है, ये ओपिनियन हमें इस तरह से पता चलता है कि पास्ट में हिस्ट्री में जो भी हुआ है वो एक कॉन्सिडेंसली घटी हुई एक ऐसी घटनाएं नहीं है, क्या उसकी एक चेन हमें जो मिलती है, एक स्टेप के बाद ये स्टेप हुआ, वो स्टेप के बाद थर्ड स्टेप हुआ, एक ऐसी इवेंट यहाँ पे हिस्ट्री में जो हुई है इसको बदलाव कर दिया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है। किस तरह से हिस्ट्री की राह किस तरह से चल रही है, उसमें किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं और ये हिस्ट्री किस दिशा में जाएगी, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको करने के लिए कुछ उसके इम्पोर्टेंट लॉ होते हैं हिस्ट्री के, और ये हिस्ट्री के लॉ अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हम हिस्ट्री को फ्यूचर में बदलाव कर सकते हैं। इस तरह के थॉट्स यहाँ पे कार्ल मार्क्स के द्वारा हमें दिखाई देते हैं और इससे ही हम सोसाइटी को का स्ट्रक्चर जो हिस्ट्री का है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के मेथड का जो सोच यहाँ पे कार्ल मार्क्स देते हैं, तो उनकी सोच से ही कंट्रोवर्शियल पर्सन हम यहाँ पे कार्ल मार्क्स को मानते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी सोच से यहाँ पे दुनिया को सरप्राइज़ किया है। उनकी क्या सोच, उनकी रणनीति रही है, इससे ही हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स कितने कंट्रोवर्शियल और कितने इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपनी थॉट्स यहाँ पे देते हैं। बट हम उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे उनकी सोच यहाँ पे 20वीं सेंचुरी के हाफ आते आते उनकी सोच को दुनिया के 1/3 कंट्री ने उनकी सोच को फॉलो किया है, उनकी अपनी कंट्री को चलाया है। जहाँ पे सोवियत यूनियन और यहाँ पे चाइना, इन दो कंट्री ने यहाँ पे कार्ल मार्क्स की सोच से ही अपनी कंट्री को चलाते हुए ही एक हिस्ट्री बनाई है। बट एक ऐसे सोच को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, भले ही हम कार्ल मार्क्स के सोच को यहाँ पे एग्री हो या डिसएग्री हो, बट हम कार्ल मार्क्स के इस थ्योरी को इम्पोर्टेंट रोल हर फील्ड में दिया जाता है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू देने वाले जो पर्सन थे, वो थ्योरी डेवलप की गई थी जर्मन इकोनॉमिक्स कार्ल हेनरिच मार्क्स, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1818 टू 1883। उनकी फील्ड, उनकी सोच हमें फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन हर फील्ड में हम कार्ल मार्क्स को देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म और फादर ऑफ कम्युनिज्म। इन दो इस सोच से ही हमें पता चलता है कि इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी रह चुकी है। इसी तरह से उनकी फेमस जो बुक यहाँ पे पब्लिश हुई थी वो थी वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, जो 1844 में पब्लिश की गई थी। सेकंड था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो माइलस्टोन ये बुक साबित हुई थी, जो यहाँ पे 200 से ज़्यादा लैंग्वेज में उसे पब्लिश किया गया है अभी तक, जो 1848 में पब्लिश की गई थी। और थर्ड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बुक्स को यहाँ पे माना जाता है कार्ल मार्क्स के लिखे हुए सोच से, जो है दास कैपिटल, जो 1867 में पब्लिश की गई थी, जिसे बाइबल ऑफ सोशलिज्म भी कहा जाता है। दास कैपिटल की फर्स्ट जो पब्लिकेशन एडिशन को दिया गया था 1867 में, सेकेंड पब्लिश किया गया था 1885 में, थर्ड पब्लिकेशन किया गया था 1894 में, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का एक इंक्लूड वर्जन यहाँ पे पब्लिश किया गया था। एक जो ये फोर्थ जो एडिशन यहाँ पे पब्लिश किया गया था, जब यहाँ पे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ईगल इनके नहीं होने के बाद ये पब्लिश किया गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के बाद फिर उनकी सपनों का जो शहर था कम्युनिज्म, इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से रशिया में लेनिन ने अप्लाई किया, स्टेलिन ने अप्लाई किया रशिया में ही, फिर माओ ने चाइना में, जिसे यहाँ पे अपने अपने तरीके से इन तीनों में लेनिन, स्टेलिन और माओ ने अपनी अपनी सोच यहाँ पे इंक्लूड करके उसमें चेंजेस करके मार्क्स की सोच को
एक डाइवर्ट करते हुए कम्युनिज़्म को, इस कॉन्सेप्ट को लेके अपने अपने कंट्री में यहाँ पे रूल किया है। उस तरह से आगे जाते हुए डिक्टेटरशिप किस तरह से हिटलर जर्मनी में, मुसोलिनी इटली में, फ्रांको स्पेन में किस तरह से बनते हुए हैं, ये हमने किस तरह से उन्होंने रूल किया उसके अपोजिट जाके, ये भी हमें हिस्ट्री में दिखाई देता है। हेगल का इरा जो है वो एक ऐसे इम्पोर्टेंट इरा में है जहाँ पे जर्मन के अंदर हेगल एक ऐसे फिलोसोफर बन चुके थे जहाँ पे उनकी सोच को चैलेंज करना ना के बराबर था। उसी के साथ जो हमें मिलता है नोटेबल आइडियाज़ यहाँ पे कार्ल मार्क्स के साथ दिए हुए गए हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने थॉट्स इस सोच से ही पब्लिश किए गए थे। उसमें फर्स्ट था मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी, सेकंड सरप्लस वैल्यू जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, फोर्थ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, फिफ्थ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सिक्स एलिनेशन एंड एक्सप्लोटेशंस ऑफ द वर्कर, लास्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसे हम लास्ट वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं फ्रेडरिक एंगल्स जो कार्ल मार्क्स के लाइफ टाइम फ्रेंड में से रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी सोच यहाँ पे कार्ल मार्क्स के साथ शेयर की और उनकी जो सोच यहाँ पे हमें द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में पब्लिश किया था उसमें दोनों के थॉट्स, दोनों की सोच यहाँ पे जो दुनिया को यहाँ पे सरप्राइज़ करती हुई दिखाई देती है, जहाँ पे उम्र वो कार्ल मार्क्स के दोस्त रह चुके थे। उनके बारे में हमें पता चलता है कि वो जर्मन फिलोसोफर रह चुके हैं और उनका बॉर्न 1820 में हुआ और डेथ उनकी 1895 में हुई थी। इस तरह से हम देखेंगे कि ये सरप्लस वैल्यू एग्जैक्टली होता क्या है। सरप्लस वैल्यू होता है, सरप्लस वैल्यू इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द वेजेस विच अ लेबर प्रोड्यूस एंड विच ही एक्चुअली रिसीव, इट्स कॉल्ड सरप्लस वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे पता चलता है कि जो लेबर है, लेबर प्रोडक्शन लेते हुए अपनी एफर्ट कितना देता है और उसे इस सिचुएशन में किस तरह से वो प्रोडक्शन लेता है और उसका एक्चुअली जो हकदार होता है उसको जो मिलना है प्रॉफिट वो उसे नहीं मिलता है और एक लेबर के बतौर उसे कितना मिलता है और वो कितना प्रोड्यूस करता है, इनमें जो डिफरेंस होता है इसी को ही यहाँ पे सरप्लस वैल्यू कहा जाता है। जो यहाँ पे कैपिटलिस्ट अपने आप यहाँ पे लेते हैं और किस तरह से वो अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, और जो लेबर है ये लेबर को सिर्फ और सिर्फ वेजेस मिलते हैं जो सब्सिस्टेंस लेवल तक ही मिलता है, जो उनके जीने के लिए जितना इम्पोर्टेंट है इतना ही उनको वेजेस मिलता है। सरप्लस वैल्यू इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कार्ल मार्क्स लेते हैं जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो सोच थी, जहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ फादर जिसे माना जाता है एडम स्मिथ, इनकी सोच से ही इस कॉन्सेप्ट को हमें मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो एडम स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था, बट उसमें एक अधूरा ही छोड़ देने के बाद फिर डेविड रिकार्डो ने इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया और अपनी सोच यहाँ पे अच्छी तरीके से दी। फिर उसके बाद जाके कार्ल मार्क्स ने इस कॉन्सेप्ट को भी और डेवलप किया जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, किस तरह से लेबर की वैल्यू यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हर किसी प्रोडक्शन में, और फिर उसे किस तरह से यहाँ पे इग्नोर किया जाता है और जो कैपिटलिस्ट है वो कुछ भी नहीं करके फिर कैसे यहाँ पे प्रॉफिट ले जाते हैं, और जो एक्चुअल में जो इतनी मेहनत करने के बाद फिर लेबर को क्यों उसका मुनाफा नहीं मिल पाता है, इस कॉन्सेप्ट को एक अलग नज़र से देते हुए कार्ल मार्क्स हमें लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में दिखाई देते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया जाता है, इस प्रोडक्शन फैक्टर के क्या फैक्टर्स होते हैं ये भी हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ओ इस फंक्शन एल के क्यू टी, इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन के 4 फैक्टर को माना जाता है। यहाँ पे ओ को माना जाता है आउटपुट, एल को लेबर, के को लैंड, क्यू को कैपिटल और टी को टेक्नोलॉजी। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो
कार्ल मार्क्स यहाँ पे फंक्शन मानते हैं आउटपुट के, तो उसमें एल को उन्होंने लेबर माना है जो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्रोडक्शन में दे देते हैं। उसके बाद के यहाँ पे लैंड को मानते हैं, लैंड में ही यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाएगा, जहाँ पे लैंड ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर माने जाएंगे। फिर कैपिटल जिसे क्यू मानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पास ही मिलते हैं। और टी जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से ही यहाँ पे मोर देन यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता है, जहाँ पे मशीनरी, इक्विपमेंट और फैक्ट्री इनमें इंक्लूड किया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी एक ऐसी चेंजेस करते हैं और जो रैपिडली जो टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे प्रोडक्शन लेने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे हर कैपिटलिस्ट लेने की साथ साथ यहाँ पे जो कांस्टेंट यहाँ पे जो कैपिटल है इसमें टेक्नोलॉजी को ऐड की करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन के क्या फैक्टर थे और किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन लिए जाते हैं, ये हमें कार्ल मार्क्स के व्यू से पता चलता है। तो इस फंक्शन को किस तरह से यहाँ पे सरप्लस वैल्यू में इंक्रीज करता हुआ कैपिटलिस्ट उनकी व्यू किस तरह से मेथड करते हैं, मेथड क्या होगा, तो यहाँ पे पता चलता है। अगर 3 मेथड्स के साथ हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें फर्स्ट है, हम समझते हैं कि लेबर 10 घंटे यहाँ पे वर्क करता है, तो यहाँ पे उसको जीने के लिए, उसकी जो लाइफ वो अच्छी तरह से जीने के लिए वो 5 घंटे भी यहाँ पे वर्क करेगा तो भी उसको चल सकता है। बट यहाँ पे कैपिटलिस्ट उससे 10 घंटे वर्क करवाता है और इसमें 5 घंटे लेबर उसके जो सब्सटेंस लेवल तक यहाँ पे काम करता है। फिर एक्स्ट्रा जो 5 घंटे होंगे ये वो जो वर्क करता है, ये वर्क करता है कैपिटलिस्ट के लिए। जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर कैपिटलिस्ट जो होंगे उनके लिए 5 घंटे करते हैं, जो यहाँ पे एक्चुअली कुछ अपना रोल नहीं निभाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके पास यहाँ पे कैपिटल है, ये कैपिटल के बतौर ही यहाँ पे वो सरप्लस क्रिएट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमें पता चलता है कि अगर सरप्लस वैल्यू और भी यहाँ पे इंक्रीज करना है तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्या करेगा, तो घंटे बढ़ाएगा। यहाँ पे 10 घंटे थे, यहाँ पे 11 घंटे कर देता है और यहाँ पे जो लेबर है उसे 5 घंटा ही उसका जो सब्सटेंस लेवल का वेजेस है यहाँ पे 5 घंटा करता है। और एक्स्ट्रा यहाँ पे सरप्लस वैल्यू बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, कैपिटलिस्ट है, उसके लिए 6 घंटे, 5 घंटे से 6 घंटा यहाँ पे और 1 घंटा बढ़ा के फिर उसको सरप्लस वैल्यू इंक्रीज करता है। इसके भी आगे और जाके यहाँ पे सरप्लस वैल्यू और भी इंक्रीज अगर करना है कैपिटलिस्ट को तो वो क्या करेगा, और घंटे बढ़ाएगा, 11 घंटे करेगा। 11 घंटे के यहाँ पे 4 घंटा यहाँ पे लेबर के लिए यहाँ पे कम करेगा। यहाँ पे 4 घंटे यहाँ पे करने के साथ साथ यहाँ पे 7 घंटा यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है उसके लिए ही यहाँ पे और घंटे बढ़ाएगा। तो इसमें 11 घंटे में 4 घंटे, इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो वेजेस है यहाँ पे कम होती है और ये वेजेस का 1 घंटा भी उसको मिलने वाला था, 1 आवर यहाँ पे, और यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है उसके फेवर में यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे 4 घंटे का यहाँ पे वेजेस यहाँ पे लेबर को मिलेगा और 7 घंटे का यहाँ पे जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट सरप्लस वैल्यू के साथ साथ यहाँ पे कैपिटलिस्ट को मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा और इससे पता चलता है किस तरह से कैपिटलिस्ट यहाँ पे लेबर के एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं और किस तरह से उनका मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट लेके सरप्लस वैल्यू अपने जेब में रखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स अपने इस कॉन्सेप्ट में जिस तरह से यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है, एक हार्मफुल सोसाइटी के लिए बनती है, और इसकी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कार्ल मार्क्स देते हैं कि किस एग्जैक्टली ये कैपिटलिज्म क्या है, तो उसके बारे में वो कहते हैं कैपिटलिज्म सिस्टम वेयर दे एवरीवन इज ट्राइंग टू क्लीम ladder to the stop they being the exploitation, but as soon as they reach the top they will start the exploitation to other। इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसी सोसाइटी है या एक ऐसी सिस्टम बनती है कि जहाँ पे हर कोई
प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, एक सक्सेस की हर एक ऐसी सीढ़ी आगे जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पे आगे जाते हुए भी वो ऐसी सोच रखता है कि यहाँ पे उसके बाद जाके फिर वो लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन है इसे रोकेगा। बट वो जब अपने मुकाम पे एक हाई लेवल पे पीक पे जाके जब पहुँचता है, उस पीक पे जाके फिर वो अपने पीछे जितने भी पीछे होंगे वर्कर उनका फिर यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करता है और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है। जहाँ पे हर एक मेथड यहाँ पे हमें कैपिटलिज्म सोसाइटी के अंदर हर कैपिटलिस्ट एक लेबर का इतना एक्सप्लोटेशन करता है कि जिससे उसकी हालत इतनी ख़राब होती है, और जो कैपिटलिस्ट होता है और ये मैक्सिमम लेवल तक यहाँ पे प्रॉफिट लेके अमीर और भी अमीर होता है और गरीब और भी गरीब होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक ना एक दिन यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी और उसकी जगह यहाँ पे सोशलिज्म सोसाइटी आएगी, और फिर उसके बाद एक ऐसी सोसाइटी जन्म लेगी जहाँ पे कार्ल मार्क्स अपने अलग एक दुनिया की एक सोसाइटी यहाँ पे बनाते हैं जिसे कम्युनिज्म सोसाइटी मानते हैं। कैपिटलिज्म सोसाइटी में एग्जैक्टली होता है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हीज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हीज नीड। जितनी उसकी ज़रूरतें हैं या हम कहें उसके पास जितना कैपिटल होगा उस कैपिटल से वो और भी यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे क्रिएट कर पाएगा। तो इसमें इंडिविजुअल यहाँ पे कैपिटल होता है, इसका मीनिंग्स होता है कि उसके पास ज़्यादा मनी है, वेल्थ है, उसके पास हाउस है, लैंड है, फार्म है, फैक्ट्रीज है, इक्विपमेंट है, मशीन है, वो उस सब कुछ अपने आप की खुद की उसकी होती है। तो इसमें जितना उसके पास कैपिटल उतना उसके पास प्रॉफिट होगा। उसी के साथ यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन उसके खुद के होते हैं। एक इंडिविजुअल यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वो क्रिएट करता है। प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे कैपिटलिज्म में सोसाइटी में दिखाई देता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है। फ्री मार्केट के अंदर फुल कंपटीशन इस सोसाइटी में दिखाई देता है, जिसे हम मनी बेगेट्स मनी, मनी ही एक मनी को जन्म देगी, बड़ा करेगी, इस थॉट से ही ये कैपिटलिज्म बना है। तो यहाँ पे जो कैपिटलिज्म और वर्कर एक दोनों में एक ऐसी जो क्लासेस है इनमें फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। और इस सोसाइटी में कैपिटलिज्म में हमें दिखाई देता है कि इनोवेशन हाई लेवल का होता है, प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल का होता है, सेल्फ इंटरेस्ट को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी दिखाई देता है, स्पेशलाइजेशन इन वर्क में भी दिखाई देता है, इफ़िशियंसी इंक्रीज रैपिडली भी दिखाई देता है। और ये सब हमें पता चलता है कि एक कैपिटलिज्म सोसाइटी हमें 1790 में यहाँ पे स्टार्ट हुई, जो यूरोप में दिखाई देती है, जिससे यहाँ से ही कैपिटलिज्म एग्जैक्टली जन्म लेती है और पूरे यूरोप में इसको अपने कब्जे में लेती हुई दिखाई देती है। जब कार्ल मार्क्स इस ऐसी सोसाइटी को यहाँ पे क्रिटिस करते हुए दिखाई देते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि क्योंकि उनका जन्म भी इस ऐसी 19th सेंचुरी में हुआ कि जब वो ऐसे सोसाइटी के अंदर थे जहाँ पे कैपिटलिज्म सोसाइटी को वो फेस कर रहे थे और लोगों को भी इसका आक्रोश दिखाई देता था। जब उन्होंने स्टडी की तब उन्हें पता चलता है कि एक ऐसे लेवल की स्टेजेस सोसाइटी गुजरती है जहाँ पे एक ईरा ख़त्म होने के बाद फिर एक नई सोसाइटी जन्म लेती है, जिससे उन्होंने स्टेजेस ऑफ सोसाइटी यहाँ पे एक्सप्लेन की है, जहाँ पे 5 स्टेजेस यहाँ पे पता चलता है। और फिर 6 वाला जो यहाँ पे सोसाइटी है उनके अपने एक सपनों का जो शहर था वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, जिसे कम्युनिज्म सोसाइटी मानी जाती है। इस सोसाइटी में जो फर्स्टली जो स्टेजेस थे उसे प्रिमिटिव सोसाइटी कहा जाता है, जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी मानी जाती है। यहाँ पे सब लोग इक्वलिटी होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड और एनिमल ही होते हैं। यहाँ पे लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ग्रुप करके रहते हैं और उनकी हंटिंग ये सिस्टम होती है। यहाँ पे नो ट्रेडिंग, नो सरप्लस, ये मेथड कुछ भी काम नहीं होता है। और लोग
ग्रुप के साथ रहते हैं और फैमिली की तरह रहते हैं, जहाँ पे लोगों का मकसद एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है और एक दूसरे के साथ हेल्पफुल से यहाँ पे कंडीशन अलेबल कंडीशन हमें दिखाई देती है। एक्सप्लोटेशन यहाँ पे सिचुएशन नहीं होती है और यहाँ पे फील होता है यूनाइटी का। और उसी के साथ अनसिविलाइजेशन पोर्शंस ऑफ द इकोनॉमी इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये सिचुएशन हमें दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टेजेस यहाँ पे बनता है, जिसे स्लेवरी सोसाइटी मानी जाती है। इस सोसाइटी में यहाँ पे दो क्लासेस बनते हैं, मास्टर और स्लेव, जहाँ पे मास्टर यहाँ पे स्लेव को अपने गुलाम बनाते हैं और उनके साथ साथ अपना प्रॉफिट कमाते हुए दिखाई देती है। इस क्लास में क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई देता है, स्ट्रगल दिखाई देता है स्लेव और वर्क ओनर में, जो मास्टर है उनमें। और इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा वो रूल करता है, जो वीक पर्सन होगा उन पे अपना राज करता है। और इस तरह से स्लेव जो होते हैं उन पे इतने भारी मात्रा में यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है मास्टर के द्वारा, जो एक एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे सेकंड ये स्टेज में यहाँ पे स्लेवरी सोसाइटी इतनी बेहतर नहीं होने के साथ साथ एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे जो स्लेव है उन पे इतने गुलाम के साथ उनको बर्ताव किया जाता है। उसके बाद थर्ड जो फेडरलिज्म सोसाइटी बनती है, जहाँ पे फिर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे भी दो क्लासेस होते हैं। यहाँ पे राजा हर लोगों पे अपना रूल करता है। यहाँ पे इस तरह से लॉर्ड और सर्फ, ये दो क्लासेस हमें दिखाई देता है। इनमें भी एक्सप्लोरेशन कंडीशन दिखाई देती है और पुअर कंडीशन में यहाँ पे सर्फ जो होते हैं वो हमें दिखाई देता है। इस तरह से जो लैंड के ओनर है वो और भी यहाँ पे वेल्दी हो जाते हैं, उनके पास इतना भी सोच नहीं होता है और वो फिर भी यहाँ पे जो सर्फ होते हैं उनको गुलाम की तरह यहाँ पे उन पे एक्सप्लोरेशन करते हैं। यहाँ पे जो पेजेंट होते हैं उन पे भारी मात्रा के साथ यहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया जाता है। फिर यहाँ पे जो फोर्थ यहाँ पे जो स्टेजेस बनते हैं, सोसाइटी जो बनती है वो कैपिटलिज्म सोसाइटी बनती है, जिसमें दो क्लासेस होते हैं, कैपिटलिस्ट और वर्कर। जहाँ पे प्रोडक्शन फैक्टर यहाँ पे ओनर जो होते हैं वो कैपिटलिज्म सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट होते हैं। इंडिविजुअल प्रॉफिट होता है, ग्रोथ मैकेनिज्म के साथ साथ दिखाई देता है। इकोनॉमी पूरी कंपटीशन कंडीशन में हमें दिखाई देती है। और उसी के बाद जब ये कैपिटलिज्म सोसाइटी डिस्ट्रॉय होगी, उसके बाद सोशलिज्म सोसाइटी आती हुई हमें कार्ल मार्क्स के द्वारा पता चलता है। बट हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि रशिया हो और चाइना हो, इनमें ही ये सोशलिज्म सोसाइटी हमें दिखाई देती है और किस तरह से उनकी जो प्रोग्रेस में जो चेंजेस हुए हैं ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ हमें दिखाई देता है। इस तरह से आगे वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम पार्ट 2 में देखेंगे, जिसमें हम कार्ल मार्क्स किस अजम्पशन पे ये थ्योरी बनाते हैं वो हम देखेंगे। दो डिफरेंस आइडियोलॉजी यहाँ पे हेगल और कार्ल मार्क्स के बीच में क्या होगा, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन बिहेवियर का वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एनालाइज ऑफ द मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन का साइकिल किस तरह से घूमता है, ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें चेंजेस होते हैं। फिर हम उसमें पार्ट 2 में देखेंगे ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म एंड डिस्ट्रक्शन। फिर एक डायग्राम के साथ हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स अपनी सोच को किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, और क्रिटिसिज्म ये पार्ट 2 में हम सब पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।